क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्लॉकचेन है और निजी और सार्वजनिक ब्लॉकचेन में क्या फ़र्क होता है? क्या क्रिप्टोग्राफी के बिना ब्लॉकचेन को बनाया जा सकता है? तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस वीडियो के लिए हम कॉइनफॉक्स और कॉइनफॉक्स के संस्थापक उपेंद्र सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए दी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ब्लॉकचेन क्या है? आज जो हम सुनते हैं चारों तरफ कि ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया जाने वाला है और ब्लॉकचेन आने वाले टाइम का फ्यूचर है, तो ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या? ये दो शब्दों का एक मिश्रण है, ब्लॉक और चेन। ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लॉक क्या है? ब्लॉक को हिंदी में कहते हैं खंड या टुकड़ा। अब हम ये कंफर्म करेंगे कि ये ब्लॉक जो ये खंड है, ये टुकड़ा जो है, ये किस काम आता है। आज हमारे चारों तरफ हम लोगों की इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हम लोग क्या हैं? हम एक इन्फॉर्मेशन है। आपका नाम एक इन्फॉर्मेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ एक इन्फॉर्मेशन है, आपका फ़ोन नंबर एक इन्फॉर्मेशन है, आपके घर का एड्रेस एक इन्फॉर्मेशन है, आपका ऑफिस एक इन्फॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट एक इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। बहुत पुराने टाइम से जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुँचती थी, तो इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी। और क्योंकि कागज उस समय नहीं था, तो बहुत बड़े शिला के खंड जो होते थे यानी पत्थरों के बहुत बड़े खंड जो होते थे, उनके ऊपर इस इन्फॉर्मेशन इस जानकारी को लिख दिया जाता था और फिर ये जानकारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के ऊपर पास होती रहती थी। लेकिन इन खंडों को इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था क्योंकि ये बहुत भारी होते थे। जैसे-जैसे समय चेंज हुआ, बाजार के अंदर कागज आना शुरू हो गया, ताम्रपत्र आने शुरू हो गए और उसके ऊपर हाथों से लिखा जाता था। ताम्रपत्र के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी को इसके ऊपर लिखा जाता था। थोड़ा-सा समय और बदला, समय चेंज हुआ और कागज आने शुरू हो गए और आपने देखा होगा कि जानकारियों को सहेज के रखने के लिए बही खाते का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये निजी तौर के ऊपर होता था, मतलब ये मैनुअल होता था और किसी भी बही खाते के अंदर अगर जगह छोड़ दी जाती थी, तो वहाँ पे जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको बदला जा सकता था या इसमें ऐड किया जा सकता था। इसकी उम्र बहुत छोटी होती थी कि कागज जो है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं। समय थोड़ा-सा और चेंज हुआ और कागज जो है वो बदल गए बही खातों के अंदर। अब अगर आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देखें तो एक कागज से जब एक कागज पूरा भर जाता है तो हम दूसरे कागज पे जाते हैं और यहाँ का एक नंबर लिखना पड़ता है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक बही खाता खत्म होने के बाद दूसरी बही खाता आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा बही खाता आ जाता है। लेकिन यहाँ भी समस्या ये थी कि ये मैनुअली हो रहा था, मतलब यहाँ पे हाथों से लिखा जा रहा था। जैसे समय बदला और प्रिंटिंग आई और प्रिंटिंग के साथ-साथ जो जानकारियाँ हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए कॉपी और किताबों का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक पेज से जब दूसरे पेज के ऊपर हम जाते थे, तो हम वहाँ पे नंबर लिख देते थे। नंबर 1 पेज के ऊपर ये जानकारी, नंबर 2 पेज पे ये जानकारी, नंबर 3 पेज पे ये जानकारी और नंबर 4 पेज पे ये जानकारी। तो धीरे-धीरे एक किताब से दूसरी किताब से तीसरी किताब, मतलब कि जानकारियों को संग्रह रखने का पहले एक किताब दैट मीन्स एक ब्लॉक, फिर दूसरी किताब यानी कि दूसरा ब्लॉक, तीसरी ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पाँचवाँ ब्लॉक और उसकी जानकारी पास करने के लिए हमें नंबर लिखने पड़ते थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब ये जानकारियाँ जो अगर हमें कहीं दूर भेजनी होती थी, तो हमें उतनी ही ज़्यादा किताबों को प्रिंट करना पड़ता था। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और बाज़ार के अंदर आई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ये जानकारी, ये खंडों के अंदर जो जानकारी थी, ये ब्लॉक्स के अंदर जो जानकारी थी, उसकी दिशा को बदल दिया। अब होता ये था कि फ्लॉपीज़ बाज़ार के अंदर आ गई और फ्लॉपी के अंदर जानकारी रखते थे, जो पहली फ्लॉपी के अंदर जानकारी रख ली, क्योंकि इसका डेटा बहुत कम हम इसमें स्टोर रखते थे, उसके बाद हमने दूसरी फ्लॉपी में कर ली, उसके बाद हमने तीसरी फ्लॉपी में कर ली। तो पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, ये ब्लॉक्स की एक चेन बनती जा रही है। लेकिन असल में ये ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जानकारियों को एक ब्लॉक से या एक खंड से दूसरे खंड से तीसरे खंड के अंदर लिखते जाना ब्लॉकचेन कहलाता है। फिर आई पेन ड्राइव, जहाँ पे डेटा रखने की सर्विसेज बहुत ज़्यादा बदल गई, लेकिन यहाँ पे भी एक स्टोरेज क्या थी कि हम अपने तक सीमित रखते थे। अगर हमने दूसरी जगह पे जाके एक्सेस करना है तो इस पेन ड्राइव को भेजना पड़ता था और फिर ये चीज़ें चेंज हो गई जब कंप्यूटर से बड़े-बड़े सर्वर के ऊपर इस जानकारी को रखा जाने लगा और ये सर्वर जो हैं वो निजी सर्वर थे। निजी सर्वर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन किसको जानकारी दिखाए, कितनी जानकारी दिखाए और कितनी जानकारी नहीं दिखाए।
अगर हम एक इन शॉर्ट अब बात को मान के चलें तो कंप्यूटर द्वारा संचालित एक ऐसी श्रृंखला जहां जानकारी को सहेज कर रखा जाता है वो ब्लॉकचेन कहलाता है। और पहले ब्लॉक का हैश अगले ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि ये इंफॉर्मेशन क्रिप्ट ना की जा सके। दैट मीन्स उस जिन इंफॉर्मेशन को बदला ना जा सके, उस इंफॉर्मेशन को चेंज ना किया जा सके। अब दो तरीके की सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ये दो शब्द हम सुनते हैं। और यहाँ पे क्या है डिसेंट्रलाइज और क्या है सेंट्रलाइज, इसको भी एक बारी देख लेते हैं। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब कि जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं और इस एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं। अब ये एक सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जानकारी बाजार में दे, कितनी जानकारी ना दे। और इस जानकारी को अगर वो बदलना चाहे तो वो बदल भी सकता है। और जो ये जानकारियां प्रोवाइड करने वाले हैं, इन लोगों को जो रिवॉर्ड देना है, क्योंकि फ्री में तो कोई काम करेगा ही नहीं, इन लोगों को जो रिवॉर्ड देना है वो रिवॉर्ड देने का काम भी यही व्यक्ति करेगा। और अगर ये रिवॉर्ड देना बंद कर दे तो शायद ये लोग काम करना भी बंद कर देंगे, यहां पे ईमानदारी नहीं रहेगी। वहीं पे एक डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक जगह पे काम होना बंद भी हो जाता है, अगर ये यहां पे काम होना बंद भी हो जाए तो बाकी श्रृंखला जो है, बाकी जो ब्लॉक हैं वो एज इट इज काम करते रहेंगे। और जब ये चाहे तो इस काम को छोड़ के जा सकता है, बाकी काम चलता रहेगा, और जब चाहे इस काम में आके जुड़ सकता है। ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अब बात करते हैं कि क्या क्रिप्टोग्राफी के बिना ब्लॉकचेन बन सकती है, तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर आप उसको ब्लॉकचेन ना कह के एक निजी डेटा संग्रह कहेंगे। यानी कि वहां पे डेटा तो इकट्ठा हो रहा है लेकिन वो एक ब्लॉकचेन की तरह नहीं है। क्योंकि निजी ब्लॉकचेन जो है और पब्लिक ब्लॉकचेन जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। निजी ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर शुद्धता नहीं मानी जा सकती, उसके अंदर डेटा को बदला जा सकता है, कभी भी उसके अंदर चेंज किया जा सकता है, और इसकी जानकारी जो है वो पब्लिक को नहीं पता चलेगी। लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो एक विश्वसनीय है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो बाजार में है, तो उसमें अगर कभी बदलाव होगा तो ये हमें पता चलेगा। और इसके लिए यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, अगर क्रिप्टोग्राफी को हम हिंदी में बात करके चलें तो इसको कहते हैं कूट लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी भाषा जो लिखित छुपी हुई भाषा होती है। और इसको अगर हम किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट कर दें और फिर हम उसको डिक्रिप्ट करना चाहें तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ये जानकारी और इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। इस यहाँ पे हमारी जानकारी ब्लॉकचेन के अंदर, पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर हमारी जानकारी सुरक्षित रहती है और सही रहती है। और ये जो दुनिया की सबसे बेस्ट पब्लिक ब्लॉकचेन का जो काम किया वो किया बिटकॉइन ने। बिटकॉइन ने क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके एक ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर दी जो पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत थी और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज थी। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी वो ओपन सोर्स के ऊपर थी, कोई भी पर्सन कभी भी आके इसके अंदर जुड़ सकता था, कभी यहाँ से बाहर जा सकता था, और सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर तरीके से मिलती रहती थी। और ये सारे ब्लॉक माइन करने के लिए या यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सहेज के रखने के लिए जो ब्लॉक माइनर होते थे या जो इसके ऊपर डेटा को रखने का काम करते थे, उनको प्रॉफिट में मिलता था बिटकॉइन। और इस बिटकॉइन के प्रॉफिट के कारण ही वो लोग पूरी तरीके से इसके साथ ईमानदार बने रहते थे। और एक ब्लॉकचेन के लिए ईमानदार बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें 51% अटैक से बचाता है। इस एक विषय को भी हम कभी क्लियर करेंगे, लेकिन यहां पे आपको ये बता दें कि एक जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसके ऊपर 51 अटैक का मतलब ये है कि अगर उसको कोई पर्सन हैक करना चाहे तो उसके लिए उसको जो पावर है वो 51% से ज्यादा पावर चाहिए होगी। यानी कि जो माइनर है, यानी कि जो ऑनेस्ट लोग हैं उससे कहीं ज्यादा पावर इकट्ठी करनी होगी अगर वो उसको क्रिप्ट करना चाहता है, इनक्रिप्ट करना चाहता है या उसको धोखा देना चाहता है। तो ये है ब्लॉकचेन के मामले में। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यस, बिना क्रिप्टोग्राफी के ब्लॉकचेन बनाई जा सकती है, लेकिन उसको ब्लॉकचेन ना कह के एक सिंपली डेटा संग्रह हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बनानी है तो वो क्रिप्टोग्राफी के बिना बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन का फायदा ये होता है कि वहां पे जानकारियों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, और किसी भी तरीके से उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अगर हम एक ब्लॉकचेन की बात करके चलें तो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन ही ज्यादा बेस्ट होती है, जिसको बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है एक छोटा सा वीडियो आज हमारा आपके लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी आपके लोग आज ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी चाहते हैं उनसे ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये ज्ञान पहुंच पाए। ऐसी और इंफॉर्मेशन और जानकारी वाले वीडियो आप तक हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद।